दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। मेरे साथ हैं ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, विपक्ष का एक आरोप हमेशा रहता था कि कॉलोनियां वैध नहीं हो रही और आपका चुनावी वायदा ये था, कुछ कॉलोनियां वैध हो गई। अब विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? जो लोग विपक्ष में थे वो पहले सत्ता में भी थे। जब वो सत्ता में थे उन्होंने कभी इन कॉलोनियों की तरफ मुंह करके सोई भी क्या? वो लोग कॉलोनियों में नरक में जी रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं है, उनके घरों में कीचड़ भरा पड़ा है, मच्छर है, हर घर में एक आदमी बीमार है। एक सड़क जो ये विपक्ष के लोग उंगली उठा रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपके राज में कौन सी एक गली आपने बनाई? एक गली का चैलेंज करके कह रहा हूं। वो लोग हमसे पूछेंगे, उनको पूछने का अधिकार ही नहीं है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का अधिकार है कि उनकी 10 साल सरकार रही, 6 साल एक लोगों की सरकार रही, मगर उन्होंने इन कॉलोनियों की तरफ आज तक कभी गर्दन उठा के देखा भी नहीं है। अब वो हमसे सवाल जवाब ना करें कि वहाँ पे कॉलोनी वैध होनी कि नहीं होनी है। वो जनता जानती है और हम जानते हैं। हम लोगों ने तय किया, जब मैं यहाँ पे आया विधायक बन के, तब मैंने इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं हो पा रहा था। पार्षद तो पहले भी बने हुए थे, उससे पहले भी सरकारें थी, मगर किसी ने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि काम करने की नीयत नहीं थी, योजना ही नहीं थी उन लोगों के पास, फंड ही नहीं थे उन लोगों के पास, तो काम कैसे कराते? हम लोग आए, हमने सारी परिस्थिति को समझा और समझ के डेवलपमेंट के काम कराने शुरू किए और लगभग एक 300 करोड़ प्लस के काम हम लोगों ने वहाँ पे कराए हैं। ये लोग तो सोच भी नहीं सकते, ये 300 करोड़ का बजट इनका पूरे जिले में नहीं आता था, मैंने इन कॉलोनियों के अंदर लगवाया है। एक बात। दूसरी बात यह कि फिर हमने इनका सर्वे कराने की बात की कि हम लोग इन कॉलोनियों का सर्वे कराएंगे, इन कॉलोनियों को वैध कराना है। जब वैध कराने के लिए हमने सर्वे कराना शुरू किया, 8 महीने दिन रात हम लोगों ने लग के उसका सर्वे कराया। सर्वे करा के हमने केंद्र सरकार के पास भेजा। सरकार में लगातार हर बार की विधानसभा में मैं एक ही बात बोलता रहा हूं कि हमारी कॉलोनियों को वैध किया जाए, हमारी कॉलोनियों को वैध किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को इसको स्वीकार किया और सर्वे जो हमारा बन के गया था, उस सर्वे को जब वो वेरिफिकेशन किया, उस वेरिफिकेशन में अभी हमारी 29 कॉलोनियाँ क्लियर हो गई हैं। 29 कॉलोनियों का हम लोग अभी जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और ये कॉलोनियाँ वैध मानी जाएंगी। अगली कॉलोनियों का भी वो जो सर्वे के बाद जो उनकी रिपोर्ट्स आनी है, जो रिपोर्ट्स आती जाएंगी, हम सारी की सारी कॉलोनी को वैध करेंगे। डांडा साहब, बिनेलो के नेता हैं देवेंद्र कादियान, ग्रामीण के इलाके में खासकर कॉलोनियों में घूम रहे हैं। कहना उनका ये है कि जिस हिसाब से सड़कों का लेवल होना चाहिए था, नालियाँ बननी चाहिए थी, पीने का पानी नहीं है, बीमारियां इतनी हैं, गंदगी फैल रही है, तो मौजूदा विधायक ने क्या करवाया? वो नेता उन लोगों से ये पूछना है कि जब आपके नेता हैं तो उनसे ये पूछना। मुझे मैं दूसरों पे तो नहीं हंसूंगा, मगर आपके सवाल का मैंने पहले ही जवाब दिया है कि 6 साल तक उन लोगों की भी सरकार रही है, उन लोगों ने क्या किया उनको पता ही नहीं है। उनको नहीं, उनके द्वारा कभी भर्ती किए गए होंगे इंजीनियर होंगे, जेईज होंगे, उनको भी नहीं पता, और जो हुड्डा ने किए तो उनको भी नहीं पता। मुझे पता है कि हमने इनका लेवल कैसे लिया है और लेवल लेके ही हमने हर नाले को बनवाया है। करोड़ों करोड़ों रुपए के नाले बनवाए हैं। नाले बनवा के उन नालों में लेवल के हिसाब से कि वो ड्रेन नंबर 1 में पानी आएगा, सारा ड्रेन नंबर 1 में पानी आना तो कहाँ से घूम के आएगा, क्योंकि दूसरी जगह तो कोई पानी निकालने की व्यवस्था बन ही नहीं सकती, बन भी नहीं रही है। अभी हम लोग अमृत में डाल के इधर का पानी हम लोग सोच रहे कि विशेष STP प्लांट के साथ जोड़ने का हमने एक प्रस्ताव रखा है। हम लोग उधर पानी जोड़ेंगे। हर गली का हम लेवल लिया है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियाँ बहुत नीचे में हैं और बहुत सारी कॉलोनियाँ बहुत ऊंचे में हैं। अगर हम लोग उनके घरों को नालों को और ज़्यादा ऊंचे उठा देंगे तो संभव है कि उनकी एक मंजिल दब जाएगी, और ऐसा भी संभव है अगर हम लोग नीचे रखेंगे तो पानी जाएगा नहीं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस और बहुत समझदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। जहाँ नीचा रहा है, हम लोगों को पता है उन इलाकों का भी, हम लोग वहाँ पे संप बनाएंगे और संप बना के पानी को लिफ्ट करके हम लोग नालों के माध्यम से इस पानी को निकालेंगे। दूसरी बात, जिस भी नेता ने इस प्रकार का यह नाप शनाप वो लगाया है, उन्होंने तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। उनसे पूछिए कि पिछली बार आप जब उन कॉलोनियों में गए थे चुनाव लड़ने के लिए,
तो आप लोग उन गलियों में से निकल सकते थे क्या? और आज आपकी गाड़ी, मैं उनको चैलेंज करके कह रहा हूँ 100 की स्पीड से दौड़ेगी, और ना दौड़े तो महिपाल डांडा को बिठा लेना, मैं दौड़ के दिखाऊंगा। कांग्रेस के विधायक जी बलवीर पालसा जी, थोड़े दिन पहले हम जब बातचीत की, बस अड्डे का वो आज भी विरोध कर रहे हैं कि बस अड्डा बाहर नहीं जाना चाहिए था, ये गलत हुआ। उनका ये कहना था कि इसको डबल मंजिल बना देते तो ठीक रहता, तो ग्रामीण में जाना वो गलत उसको बता रहे हैं। वो ग्रामीण में जाना गलत बता रहे हैं या यहाँ बस अड्डे का ही बस अड्डा यहाँ से जाना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोगों को अब डब्बाबंद जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी जो सोच है बहुत संकीर्ण सोच है, और ये कांग्रेस के और चाहे नल्ले को, इनकी सोच कभी बड़ी हुई नहीं। इनकी सोच तो सदा लूट खसोट की सोच रही है। अब लूट खसोट की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। अनाप शनाप बयानबाजी करके अपने आप को लोगों के बीच में जमा रहना, ये अब इस प्रकार की आजकल की जो राजनीति है उसमें शोभा भी नहीं देता, मगर उनकी मजबूरी भी है, वो करे क्या। अगर वो इस तरह के उल जुलूल बातें नहीं बोलेंगे तो उनको कोई घास भी न डाले, एक बात। दूसरी बात ये, मैंने कहा कि डब्बाबंद सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। डब्बाबंद सोच में से बाहर इसलिए कि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार का शहर का जो कंजस्टेड हो गया है और स्थिति इस प्रकार की खड़ी हो गई है कि अब बस अड्डे का शिफ्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और शहर में इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिटी बस सर्विसेज देंगे, और एक टोल के पास सेक्टर 18 में हम लोग एक मिनी बस स्टैंड यहाँ पे बना रहे हैं, और दूसरा बस स्टैंड हम लोग सिवा में बना रहे हैं, क्योंकि जगह तो और है नहीं कहीं भी। जब कहीं जगह नहीं होगी तो जो बस स्टैंड जैसी चीज़ें बनेंगी तो जगह पे ही, किसी के घर की छत पे तो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उनको भी वक्त के हिसाब से अपनी सोच को चेंज करना चाहिए, जो लोगों के हित में रहे। और वो मैं समझता हूँ अगर बस अड्डा ये जो बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, इसका शहर के लोगों को जाम और बाकी भीड़ भड़ाके के इलाके से हमको निजात मिलेगी। अभी चुनावी वायदा एक और था आपका, जो शुगर मिल है, शुगर मिल का मामला अभी सुलझ नहीं पा रहा, कब तक काम शुरू हो पाएगा वहाँ पे? इस पर भी राजनीतिक लोग रोटियां सेकते होंगे। मैं उनसे फिर ये दरखास्त कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि छाछ तो बोले बोले, छालनी भी बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी तो बहुत सारे गन्ना किसान उनसे मिले थे। जब गन्ना किसान मिले थे तो चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि मैं तो इसको बंद ही कर दूंगा। बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग उन्होंने हाथ पैर जोड़े और कहा कि भाई इसको रहने दो जी, जो ये कोल्लू है जितना भी पिराई कर रहा है तो करने दो। उन्होंने उसको छोड़ दिया। मगर इसी मुद्दे को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैश किया, बुना के 6 साल तक हमारे शुगर मिल की तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने झांका तक भी नहीं। फिर चौधरी भजनलाल आ गए। भजनलाल जी ने कहा कि भाई मैं आपकी शुगर मिल को शिफ्ट करूंगा, इसकी अक्षमता बढ़ाऊंगा। मगर गलती से भजनलाल जी तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं कांग्रेस ने, और हुड्डा जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। अब हुड्डा जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। 5 साल निकल गए। 5 साल निकलने के बाद जब उसको समझ में आया कि भाई ये वाकई में हम लोगों को तो ये शुगर मिल की पिराई की अक्षमता बढ़ानी चाहिए, इसको शिफ्ट करना चाहिए, तो एक शगुफा छोड़ के चले गए कि हम लोग इसकी शुगर मिल को बढ़ाएंगे, शुगर मिल की अक्षमता करेंगे, शुगर मिल को चेंज करेंगे। मगर एक टक्का तक भी इसके ऊपर उन्होंने नहीं तोड़ा। जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को लेके गया और यहाँ से विधायक बना, तब मैंने आते ही पहली दफा में ही डार गांव की पंचायत से हम लोगों ने रेजुलेशन पास कराया। रेजुलेशन पास करा के 42 करोड़ रुपए उनके खाते में डलवाए और वो जमीन शुगर मिल के नाम कराई। ये तो शुगर मिल के लिए एक रेजुलेशन भी नहीं दे पाए। ये लोग हमसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? ये बात सही है कि हमारा किसान दुखी है। दुखी इसलिए है कि हमारी जो हेक्टेयर्स जमीन है गन्ना उत्पादन की वो बढ़ गई है। अब जब उत्पादन हमारा बढ़ा है और जमीन पर ज़्यादा पे गन्ना बोया गया है, स्वाभाविक बात है कि भी पिराई का इतना बड़ा सिस्टम अभी नहीं है। हम तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने तो गन्ना किसानों की 650 करोड़ रुपए की पेमेंट जो हुड्डा जी और चौटाला जी के टाइम की थी वो हम लोगों ने दी है। जो शुगर मिल बंद पड़े थे प्राइवेट, उनको चालू करके उनको लोन देने के लिए 600-650 करोड़ रुपए का लोन भी हम ही लोगों ने दिलवा के उनको उनकी शुगर मिल चालू कराई है। इनके टाइम में पेमेंट नहीं होती थी। आज कोई किसान बोले कि हमारे गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है,
15 दिन में गन्ने की पेमेंट किसान के खाते में चली जाती है। इतना जबरदस्त तरीके से किसान के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। मगर हम इस बात को भी मान रहे हैं कि गन्ने किसान को अपने गन्ने की फसल को लेके जाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी यहाँ की जो पिराई है वो 19,000 क्विंटल के आसपास की है, और अब हमने इस गन्ने की जो शुगर मिल को शिफ्ट करने की बात है, इसकी फाइल हमारी वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली गई है। मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इस शुगर मिल के जो बाकी, क्योंकि लैंड तो हमने नाम कराए ली है, बाकी कामों को भी हम लोग इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा कराएंगे। राणा साहब, किसानों की बात चल रही है, अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई है, बारिश के मौसम में अपने अनाज मंडियों के हाल देख लें, कहीं पे शेड नहीं बने हुए, कहीं पे चार दीवारी नहीं है। किसान इस बात से भी दुखी हैं कि बीजेपी या कोई प्रशासन तो इस पर ध्यान दें। देखिए, चार दीवारी के लिए पानीपत की जो अनाज मंडी, इसकी चार दीवारी के लिए हम लोगों ने एस्टीमेट ऊपर बनवा के भेजा हुआ है, और उसमें सीएम कोड भी शायद लग गया है। बहुत जल्दी हम लोग वो जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है चार दीवारी का, वैसे तो ऑलरेडी चार दीवारी है, कुछ बची हुई है जो टूटी हुई है, हम लोग उसको भी पूरा करवा रहे हैं। वो तो चार दीवारी तो पूरी हो ही जाएगी। बाकी बची बात इस साइड्स की, अब पूरी की पूरी मंडी पे सेट डल जाए ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। मंडियों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पूर्ववर्ती सरकारों ने इन मंडियों का निर्माण करवाया हुआ है। बाकी परमात्मा की जब मार पड़ती है, वो अल्टीमेटली उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इस बात में कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है, और मैं इस बात से एग्री हूँ कि वाकई में किसानों को, क्योंकि सीजन का समय, और ये सीजन भी सारा 10-15 दिन का है। अब 10-15 दिन में बारिश भी आ जाए, 10-15 दिन में पूरे के पूरे इलाके का गेहूं भी आ जाए, उसकी पूरे की लिफ्टिंग भी होनी है, ये सारे काम एक चैलेंजिंग काम होते हैं। हमारी सरकार इससे निपटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और में जो विधायक थे, जैसे मैं पहले बात करता बलबीर पाल शाह जी, उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल तो जो बजट था हमारे समय में आया, जो सिविल अस्पताल का था, लेकिन अब हॉस्पिटल चलो बीजेपी ये बना रही है कि हमने पैसा ज़्यादा करके वहाँ कर लिया, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, अभी भी उस तरह की नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन आपकी ख़राब हो जाए तो कहीं कहीं दिन ठीक नहीं होती, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं, एक सिरे से झूठ बोलते हैं। हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद हमने उसका 45 करोड़ रुपये पास किया, टेंडर हमारी सरकार में हुआ है। पास क्या करा, वो तो ये भी कहते हैं कि भाई पूर्ववर्ती हमने घोषणा की थी, डार में कॉलेज की घोषणा भी करके गए थे मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डार में गर्ल्स कॉलेज बनेगा। जब मैंने वहाँ फ्लोर द हाउस जब क्वेश्चन उठाया तो वहाँ से जवाब मिला ना, यहाँ पे कोई कॉलेज ही नहीं है। ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, मुंह से एक बार बोल देते हैं, इनका बोलते ही सारे काम हो जाते हैं क्या? ये झूठ बोलने की आदत कांग्रेस की भी रही है, झूठ बोलने की आदत इंडियन नेशनल लोकदल की भी रही है। दोनों झूठे हैं, और इसलिए आधे जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए झूठे लोगों को लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिविल हॉस्पिटल में आप उनसे ये पूछते कि आपके समय में आप कितनी बार हॉस्पिटल में गए, और आपने हॉस्पिटल में जाके, अगर मैं एक ही डिपार्टमेंट की बात करूँ गायनी की, अगर वहाँ पे कितनी डिलीवरीज होती थी, 350, 400, कोई जाता नहीं था। इतनी डिलीवरीज एक महीने में होने पे भी उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। आज हम लोगों के यहाँ पे 1000-1200 के प्लस करके डिलीवरीज हो रही हैं। ये अचीवमेंट उन लोगों को नजर नहीं आती। हमने हॉस्पिटल्स बनाया, उस हॉस्पिटल्स में आपकी ब्रांच का डिपार्टमेंट आना चाहिए। इसके बारे में कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं किया। हमने विचार किया, हम विचार करके वो लेके आए। उन्होंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारा जो पानीपत शहर है वो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। यहाँ पे केमिकल का काम है, यहाँ पे कपड़े का काम है, कंबल का काम है, दूसरे तरह के काम है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वो हमारे पेशेंट जाएंगे कहाँ पे? और रही बात डॉक्टरों की, हमने इस हॉस्पिटल को हमारी सरकार ने, हमारे अपने सरकार आने के बाद बजट दे के इसको बहुत शानदार बनाया है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि डॉक्टरों की कमी, ये भी तुम्हारे बीज बोए हुए हैं कि आप लोगों ने कहीं इस प्रकार के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सकें। और उसके कारण डॉक्टर कोई डीसी रेट पे तो लगा नहीं सकते। वे डॉक्टर है, आ जा तू पकड़ के किसी को भी लगा दें। ये काम तो उनके ज़माने में होते होंगे, हमारे ज़माने में नहीं होते। हमारे ज़माने में अभी जो डॉक्टर्स हैं, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे 8-10 साल, एक डॉक्टर को 6 से 8 साल तक लगता है डॉक्टर्स बनने में।
अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ रही है। जो पीछे डॉक्टरों की भर्ती की थी, हमने 600 डॉक्टरों की भर्ती की थी, उसमें से बहुत सारे डॉक्टरों ने ज्वाइन भी किया है। और ये भी सही है कि कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको लगा होगा कि हमारे लिए यहाँ ज़्यादा ठीक है। और लगभग 17 डॉक्टर्स तो मैं पीछे ही लेके आया हूँ यहाँ पे। डॉक्टरों की तो यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था जब ये इनके छोड़ के गए थे। आज हमारे वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मैं नहीं कहता कि वो सफिशेंट है, बट हमें डॉक्टरों की ज़रूरत तो है ही ऑलरेडी। डॉक्टर जो उनका इंतज़ाम सरकार कर रही है, जो बच्चे पास आउट आते जाएंगे डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करेंगे। SC/ST को लेकर बड़ा बवाल हुआ है कुछ दिन पहले, पूरा भारत बंद किया गया था, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस में भी समर्थन किया उनका, क्या मानते हैं? मैंने कहा ना कि इन लोगों को मुद्दा कोई बचा नहीं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे, इसलिए ये लोग जाति पाति की राजनीति करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे विदेशी हाथों में खेल रही है। गुजरात के अंदर भी इन लोगों ने यही काम किया था। गुजरात के अंदर भी इन लोगों ने वहाँ पे जाति पाति का डंगा डाला। इन्होंने किसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखते हैं। जब पहले वो धर्म के नाम पे करेंगे, धर्म पे नाम पे नहीं होगा तो फिर उनको पता है कि हिंदुस्तान को अगर हम लोग बांट सकते हैं तो जाति पाति में बांट सकते हैं। इन्होंने जाति पाति पे बांटने का काम गुजरात में भी किया। गुजरात की जनता ने इनके मुंह पे चपत मारी। अब इन्होंने पूरे देश में इस गेम को खेला है, इस कार्ड को खेला है, फिर हिंदुस्तान की जनता इनके मुंह पे तमाचा मारेगी। और अभी भी इनका विपक्ष में बैठने का कोरम पूरा नहीं है। अगली बार मुझे लगता है कि 10, 15, 20 पे हिंदुस्तान की जनता इनको समेटने वाली है। एक्चुअली ये मामला क्या है? ये मामला था कि एक SC/ST समाज के व्यक्ति ने एक अधिकारी के ऊपर प्रताड़ना का एक मामला वो दर्ज करा दिया कि भाई ये इसने हमें ऐसा करके कुछ बोला है। वो मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, मामला तो ये 2 लोगों का है, मगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने उस पे सारे तथ्यों को देखने के बाद ऐसा कहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसका जो मिसयूज होने की संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं से ना हो तो इसमें लोग सफ़र ना करें। इसलिए इसकी जो इंक्वायरी है वो पहले इंक्वायरी करा के फिर उस पे मुकदमा दर्ज किया जाए और DSP रैंक का अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। ये ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया। उसी बयान को राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, उसको बुनाना शुरू कर दिया। और बुनाना शुरू करके और वो सारा का सारा ब्लेम, उसका सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ने का प्रयास उन लोगों का, ये इससे घटिया और अच्छी राजनीति ये नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस भी है। और आज हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग दलित विरोधी होते तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की आती है, तो उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया कि नहीं कराया? 5 करोड़ के 3.5 करोड़ करा दिया। 8 करोड़ तक का हमने टारगेट उस पर रखा हुआ है। आप एक बात बताइए कि जनधन योजना, ये खाता आज तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और बाकी दलों के बड़े बड़े नेताओं के तो खाते खुले थे। गरीब आदमी का इन्होंने कभी खाता खुलवाने की बात सोची? हमने जनधन अकाउंट के अंदर 28 करोड़ नए खाते खोले। अगर हम लोग गरीब के विरोधी हैं, दलित के विरोधी हैं, तो हम लोग ये खाता खोलने की योजना बना के लेके आते और उस योजना में पैसा, अभी अगर हम लोग गरीब और दलित के विरोधी ये करके जो इस प्रकार का सत्ता पाने का एक दुष्प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमने जो हेल्थ योजना बनाई है कि जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य के गारंटी, तो उसका बीमा वो सरकार वहन करेगी। क्या ये दलित विरोधी या कोई गरीब विरोधी काम हमारा काम है? इन लोगों को पता ही नहीं है। असल में दिक्कत क्या है कि इन लोगों को वोट बैंक के अलावा कुछ चीज नजर नहीं आती है। इनको दलगत राजनीति करने में मजा आता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठने की सोच इनमें किसी में है ही नहीं, किसी में भी नहीं है। अगर होती तो बरसों पुरानी हमारी जो समस्या, इन समस्याओं को कभी का ये लोग समाप्त कर चुके होते, मगर ना तो इनमें इच्छा शक्ति है, ना इन लोगों में
काम करने का जज्बा है, न इन लोगों के पास कोई इस प्रकार की नीतियां हैं। अब तो ये माथा पकड़ पकड़ के रो रहे होंगे कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं, ये काम अगर हम लोग कर लेते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। मगर क्योंकि अभी भी इनकी समझ ठीक नहीं हुई है, ये लोग इसी प्रकार की बात करके हमारे समाज को, हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने के षड्यंत्रों में संलग्न है। ऐसे लोगों को भारत की जनता जरूर सबक सिखाएगी। भारतीय समाज इन लोगों का डट के विरोध करेगा। ये जाति पाति में तोड़ के हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो सोच इनकी है, इस सोच को हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। हमारे दलित भाई भी समझ रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझ रहा है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी समझ रहा है, और आप भी समझ रहे हो। 15 लाख रुपए की बात हो रही है। विपक्ष तो इसी चीज को मुद्दा बना रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने जब घोषणाएं की थी कि विदेशों से पैसा ले आएंगे, हर खाते में 15-15 लाख रुपए हो जाएंगे, ये मुद्दा बना के तो ये लोग फील्ड में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? पता नहीं क्या उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। इनके पूछे कि हमने 15 लाख की बात की, 15 लाख रुपए में से जो ये उज्ज्वला योजना हम लोग दे रहे हैं, ये उसी 15 लाख का हिस्सा होगा। तो हम लोग सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं कि 15-15 नहीं, काफी लाख रुपए जाएंगे, मगर वो अकाउंट में जनधन जो खुला है ना, हम लोग उसके माध्यम से ही गरीब व्यक्ति का जो हक है, गरीब व्यक्ति की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं कभी वो कागजों में बनाते थे और कागजों में से निकाल के खा जाते थे, जैसे हुड्डा की सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है, जो श्रमिक है, उसी श्रमिक के आज तक सिर्फ 10 साल में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं बांटे। हमने 3 साल में 300 करोड़ रुपए बांट दिया। हमने योजना को नीचे तक लेके गए ना, तो ये योजना नीचे तक जाए और उस पैसे का सदुपयोग हो, ये हमारी योजना है। हम उस योजना को बना के पूरी शक्ति के साथ लागू कर रहे हैं। इनको तो ये चीज नजर आ रही है, 15 लाख रुपए बोले थे, और तुमने भी तो बोले थे हम गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी ने बोली थी हटा दी गरीबी, गरीब को मार दिया, तुमने उसका खून चूस लिया। गरीब आदमी आज इतना बेबस लाचार कि तुमने उसके नाम का जो फंड जारी किया, तुम्हारे सारे के सारे तुम लोग स्कैंडल कर करके खा गए। आप लोग हमसे बोल रहे हो? मैंने तभी तो कहा ना, छाछ तो बोले बोले, छालनी भी बोल रहे। ये लोग क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, मुझे समझ में से बाहर है मेरी तो ये बात। कांग्रेस में आप देख रहे हैं कई गुट बने हुए हैं, किरण चौधरी, सुरजेवाला, अशोक तंवर, भूपेंद्र हुड्डा, और सबकी कहीं ना कहीं आंख जो है मुख्यमंत्री की सीट पर है। एक पक्ष जो है, एक धड़ा जो है उपवास का कार्यक्रम रखता है, दूसरा धड़ा वहां पे शामिल नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देख रही है और इंडियन नेशनल लोकदल भी देख रहे हैं। सूतनी कपास जुलाए लट्ठम लट्ठा, किसी के पास कुछ है नहीं और मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मेरे 2-3 चैनलों फिर बात हुई थी। 70 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है। ये जितना ऊल जुलूल बोलेंगे, लोगों का रोष उतना इनके प्रति बढ़ रहा है। ये जितने झूठ बोलेंगे, लोग उतने समझदार हो रहे हैं। आज का नौजवान समझ चुका है कि इनके पास ना नेता है, ना इनके पास नीति है, ना इनकी नीयत ठीक है। ये चोर और बदमाशों का गिरोह इकट्ठा हुआ पड़ा है और इन चोर और बदमाशों को अब हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। और चौटाला जी का तो कहना है क्या, वो तो उनकी सरकार को कोई भूला नहीं है। सबसे बड़े हरियाणा को जो पूरे दुनिया में बदनाम जिस तरीके से है कि भी यहाँ तो दांत घिसाई ली जाती है, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने गड्ढे खोद दिए जाते हैं, व्यापारी उनसे परेशान, गरीब उनसे परेशान, किसान उनसे परेशान, उनसे के राज में सुखी कोई रहा नहीं और इन्होंने सुख देने का कोई काम किया नहीं। ना उनको लूट खसोट से फुर्सत मिली, ना इनको लूट खसोट से फुर्सत मिली। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि छाछ तो बोले बोले, छाल नहीं बोले। ये लोग बोलते जिसमें हजारों छेद हैं। हमारे ऊपर एक भी एलिगेशन बताइए, एक एलिगेशन। सुरजेवाला हर रोज चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि भाई भर्तियों में धांधली होगी, भर्तियों में धांधली होगी। मैं कह रहा ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, इनमें अकल ही नहीं है कि समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात तो अकल की होती है, इनमें अकल नहीं है और ये नकल भी नहीं कर सकते। इसलिए अली बाबा 40 चोरों का एक झुंड इकट्ठा होकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी सरकार में जो HSSC की जो भर्तियां हुई है, बिल्कुल एकदम पारदर्शी हुई है। और इस पारदर्शिता में अब इनके पहले टाइम में, चाहे चौटाला का टाइम था, चाहे हुड्डा का टाइम था, नोटों की थैलियां बांध के लोग भागते फिरते थे।
और जब वो भागते फिरते थे तो पूरे हरियाणा में पता लगता था कि भाई भर्तियां खुल रही हैं। आपको अद्भुत आंकड़ा दे रहा हूं, 11,800 नौकरियां 5.5-6 साल में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में लगी। 11,800। हुड्डा के राज में 20,030 नौकरियां लगी हैं 10 साल में। दोनों में लोग ये कहते हैं कि जी देखो इतनी भर्तियां होगी जी, इतना होगा जी, क्योंकि पैसे देते देर लगते थे, जिसका लग गया और चिल्लाता था, रुके मारता था। हमारी सरकार ने 24,000 भर्तियों का अपॉइंटमेंट लेटर देके उनको काम पे लगा दिया। कोई आदमी बोलता है क्या भर्ती भी होगी? जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया वही बोलते हैं, और पूरे मेरिट के आधार पे लगाया। मगर वो जो मेरिट की लिस्ट बनती थी, वहां का जो क्लरिकल स्टाफ था वो चालाकी से उस मेरिट लिस्ट को देख लेता था, और जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसको जाके अप्रोच करते थे। जब उसको अप्रोच करते थे तो उससे पैसे लेने का काम उन लोगों ने किया होगा। मगर इस स्कैंडल को कोई विपक्ष ने नहीं पकड़वाया। इस स्कैंडल की भी जब जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली तो इस पर भी कार्रवाई हम ही लोगों ने की है और हम ही लोगों ने उजागर किया है। इनकी तो हिम्मत नहीं होती है, तो उसको मामले को रफा दफा कर जाते हैं कि भाई हमारी सरकार बदनाम होगी, ये होगी। हम तो ये तो चोरों को, चोर आदमी चोर ही भर्ती करेगा ना। अब आप गलत रास्ते से चल के ठीक जगह पे नहीं पहुंच सकते। ये सदा गलत रास्ते पे चले, गलत तरीके से भर्तियां की, चोर तरीके से इन्होंने भर्तियां की हुई है। इसलिए जो गलत भर्तियों का नतीजा ये कि आज वो रिजल्ट भी उसका गलत निकल रहा है। आज हम लोग ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता को देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा उसको क्या जरूरत है बेईमाना करने की। अब वो सब जगह बैठ के एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अब ये जो भर्तियां हो रही है, हम लोग ये भर्ती का जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, हम इसको ध्वस्त कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। यानी कि उनकी मंशा तो पहले ही जाहिर होगी है कि वो मेरिट के आधार पे या पूरी पारदर्शिता के आधार पे बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे। अब वो कहते हैं कि भाई, हमें कहते हैं कि तुम अपने वर्करों को तो लगा लो। मैंने कहा वर्कर लगाने का काम तो तुम्हारे दल करते हैं, हमारे दल नहीं करते। और तुम्हारे किसी के 11,000 वर्कर होंगे, किसी के 20,000 वर्कर होंगे, तुमने उनको लगाया। और तुम्हारे 11,000 या 20,000 25,000 वर्करों को लगाने के लिए हरियाणा की 2,69,70,000 जनता आपको वोट क्यों दे? मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूं, क्यों दे? और अगर पारदर्शिता से लगाना तो पारदर्शिता से तो भर्ती हो ही रही है। हमारे भी कार्यकर्ता हमें भी तो कहते होंगे, हमने भी तो उनको कहा ना, हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाया ना कि देखिए जो काम होगा पारदर्शिता से होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत जगह से ऐसे मामले आए हैं कि जहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता है, मगर जहां जहां भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं उनका भी हिसाब किताब जल्दी करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए ये सोच उन लोगों की है कि अपने वर्करों की भर्ती कराओ। मैं जनता से अपील करता हूं कि इनके बच्चों को, इनके वर्करों को नौकरी लगाने के लिए आप लोगों को अभी ये लोग उल्लू नहीं बना पाएंगे। हरियाणा की जनता समझ चुकी है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गरीब से गरीब का बच्चा जो कभी किसी नेता के यहाँ जाने से हिचकिचाता था, इनके टाइम में एमएलए से आदमी मिल नहीं सकता था। हमारे यहाँ पे खुला दरबार लगता है, लोग आते हैं, पूरी तसल्ली से अपनी बात करते हैं और सबके काम होते हैं, सबके करते हैं। हाँ, किसी का अगर कोर्ट केस है, किसी का अगर मामला लफड़ा कोई बड़े तरीके से लगा पड़ा होगा तो स्वाभाविक बात है वो तरीके से होगा। आपके हल्के में कितनी नौकरियां लगी अभी तक? हमारे हल्के में काफी नौकरियां लगी हैं। क्लरिकल में भी हमारे बच्चे लगे हैं, पुलिस में भी हमारे बच्चे लगे हैं। जो HPSC की भर्ती थी जिसमें हमारे ये लेक्चरर्स जो लगे हैं, ये भी हमारे भर्ती यहाँ बच्चे, काफी बच्चे हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो सर मोटी बात ये बताएं कि शहर में इस समय क्राइम जो है कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? कोई अभी जो लड़की है या महिला है अकेले सड़क पे चल नहीं पाती। चैन स्नैचिंग की घटनाएं, लूट की, चोरी की, डकैती की आपने सुनी ली। पानीपत इस समय जो है क्राइम सिटी बनता जा रहा है, उस पर कभी संज्ञान लिया आपने? ये बात आपकी सही है कि भाई, मगर इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई समाज में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सतर नीचे आया है। वरना अगर ठीक हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम करने का प्रयास करूंगा। गलत लोगों की भी तादाद बढ़ी हुई है
और गलत लोगों की जो तादाद बढ़ी है और क्रिमिनल कहाँ जाके अपना अटैक करेगा, ये एक बड़ा पहलू है। इस पर सरकार बारीकी से गौर भी कर रही है और पुलिस प्रशासन को भी इसमें चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और शहर में इस प्रकार की वारदात ना हो, इसी को संज्ञान में रखते हुए जैसे बाकी जगह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपने विशेष उपाय अपनाए हैं, इसी तरह से क्राइम भी समाप्त हो, इसके लिए हम पूरे शहरों में कैमरेज लगाने का प्रावधान वो हम लोग रख रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई क्राइम हो हम लोग उस पर त्वरितता से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इसको भी काबू में हम लोग पाएंगे और समाज के लोगों से आपके चैनल से मैं के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हम अपने संस्कारों को ना छोड़ें, मेहनत करेंगे और खाएंगे। मेहनत करेंगे खाएंगे। ये थे महिपाल डांडा जी, जिन्होंने विपक्ष के जो आरोप लगे थे उनका भी सटीक जवाब दिया और जो भविष्य की योजना है उनके बारे में बताया। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप बचाल के साथ कुलवंत सिंह।